चल हाँ, जुड़ गए सब। चलिए हम लोग चर्चा करेंगे आज सौर मंडल। सबको वीडियो दिख रहा होगा या आवाज आ रहा होगा? तो सबको गुड मॉर्निंग बताएंगे। बाहर लेगा, जुड़ गए सब। चलिए नाम ले लेता हूँ। करुणा, प्रतिमा, पुष्पा, लोकेश, लक्ष्मीकांत। हम लोग कल लास्ट टॉपिक किए थे लास्ट क्लास में, वो था सौर मंडल के बारे में। और सौर मंडल में हम लोग मुख्य रूप से सूर्य की उत्पत्ति का सिद्धांत समझ सकते हैं। सूर्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ साथ दूसरा चीज हम लोग किए थे, ग्रह किसे कहते हैं, उपग्रह क्या होता है। और आपको कुछ वर्क भी दिया था मैं कि उल्का पिंड क्या है, धूमकेतु क्या है। सभी लोगों ने उम्मीद है बनाया होगा, लिखा होगा, जो वीडियो कंटिन्यू जुड़ रहे हैं, देख रहे हैं। आज उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे, सभी जो ग्रह हैं उसको लेकर। तो पहला चीज, सौर मंडल के जो ग्रह थे उनके बारे में हम लोग देख रहे थे। ये चीज मैं फिर से बता देता हूँ। सूर्य के हिसाब से सूर्य हमारे लिए केंद्र का हिस्सा है और इसमें बहुत सारे आपको ग्रह दिखेंगे, जिसमें 8 ग्रह मुख्य रूप से माने गए हैं। और ग्रहों की परिभाषा आप लोगों को बता दिया गया था कि ग्रह किसको कहते हैं। ऐसे पिंड जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता हो वो ग्रह कहलाता है। उनका कोई उपग्रह हो सकता है, उपग्रह नहीं भी होता है तब भी वो क्या कहलाएगा। आप लोग लिख रहे हैं क्या? लिख रहे हैं। लाइट ऑन करना है आपको, हो जाए। हम बात करेंगे अब आगे एक एक ग्रह को लेकर के। तो सबसे पहले ग्रह के बारे में बता दिया था, और इस ग्रह में पहला जो ग्रह है वो है बुध ग्रह। बेसिक जानकारी है, आप पेन कापी रखेंगे और नोट डाउन करते जाएंगे। महत्वपूर्ण जानकारी जो है वो आपको मिलती जाएगी। क्या बेसिक जानकारी समझना है। पहला प्रश्न ये बन रहा था सौर मंडल में, बार बार बता रहा हूँ कि सूर्य के पास के कितने ग्रह हैं, उससे दूर में कितने ग्रह हैं, छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है, उसको लेकर के बात करेंगे। चलिए पहला है बुध ग्रह, मरकरी। ये सूर्य का सबसे निकट ग्रह। ये पूरे हर एक लाइन अपने फैक्ट के हैं, फैक्ट के हिस्से हैं और बुध के बारे में हमको जाननी चाहिए। पहला ये सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। तो पहला ही प्रश्न बन जाता है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, तो वो है बुध ग्रह। दूसरी विशेषता ये है सबसे निकट भी है और सबसे छोटा ग्रह भी बुध ही है। इतना छोटा है कि इसका जो आकार है या द्रव्यमान, द्रव्यमान मतलब उनका वजन जो है, भार जो है, वो लगभग चंद्रमा के लगभग बराबर है। दूसरा महत्वपूर्ण चीज जो हमेशा आप लोगों को जानना चाहिए कि वो सूर्य की एक परिक्रमा करने में, सूर्य की परिक्रमा करने का अर्थ होता है कि उसका परिक्रमण काल, उसका परिक्रमण काल, ये सूर्य है और सूर्य के इसके चारों ओर ये बुध जो ग्रह है चक्कर लगाता होगा। तो कितने दिन में अपनी यात्रा यहां से लेकर के वापस यहां तक पूरा करता है, वो है 88 डेज, 88 दिनों में ये अपना एक चक्कर पूरा करता है सूर्य का। और दूसरा, जिस प्रकार से ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाएगा उसका भी काल है, और अपने आप में भी वो क्या होता है, रोटेट होता है, उसका भी अपना काल है, ये अपना समय है। वो अपना एक चक्कर लगाने में 59 दिन लगाता है। अब देखिए इनकी विशेषता क्या है, ये 88 दिन में तो पूरा घूम लेता है, लेकिन अपने ही अक्ष में घूमने के लिए उनको 59 दिन लग जाते हैं। अब सोचिए ऐसा जब करता होगा तो ये क्या सूर्य से, जैसे कि एक दिन मतलब 24 घंटा, पृथ्वी 24 घंटा में ही घूम जाता है तो दिन और रात हो जाते हैं।
तो यहाँ पर बुध में 59 दिन में आधा दिन और आधा दिन रात मान सकते हैं, आपने एक बार घूमता है तो कम से कम वो कितने दिन, 28 दिन, 29 दिन, 29 दिन होता होगा, 29 दिन रात, तब जाकर ये अपना परिक्रमा अपने खुद के अंदर घूमने का काम वो पूरा करता है। दूसरा क्या था कि हर ग्रह के उपग्रह होते हैं या नहीं होते हैं, इसको लेकर प्रश्न बनता है। तो ऐसी कोई जरूरत, ये नहीं, आवश्यकता नहीं है कि प्रत्येक ग्रह का उपग्रह हो, है ना। जिसमें सबसे एक अपवाद है कि हमारे यहाँ बुध ग्रह का कोई उपग्रह नहीं है, अर्थात इसके चारों ओर कोई और चक्कर लगाने वाला नहीं है। ध्यान रखेंगे, कभी कभी ये माना जाता है प्रश्न में, क्योंकि मैं एक मुख्य सार को ही आप लोगों को बता रहा हूं, आप जब बुक पढ़ेंगे या इनके ब्रह्मांड के बारे में पढ़ेंगे तो ये बिंदु आपको मिलेगी। ये बिंदु कहने का मतलब है कि जो सबसे पास है वो अपना जो रोटेशन बहुत लेट से पूरा करता है, समझ रहे हो। जो सबसे पास है वो अपना रोटेशन लेट से पूरा करता है, लेकिन सूर्य के चारों ओर बहुत जल्दी भ्रमण करता है, ऐसा आपको देखने मिलेगा। पहला ग्रह है, ठीक है, बुध ग्रह। तो आप लोग इसमें क्या लिखेंगे, नोट थोड़ा थोड़ा नोट करते जाइए। बुध ग्रह, आप लोग नोट्स जब बनाते हैं ना तो ये लिखेंगे, बुध ग्रह लिखेंगे डेस करके, सबसे निकट कॉमा सबसे छोटा कॉमा, उसके बाद परिक्रमण 88 दिन, परिभ्रमण 59 दिन, उपग्रह डेस कट, कुछ नहीं है। नोट्स ऐसे ही बनाया जाता है, आप पूरा होता है, जाता है, आता है, खाता है, ये सब लिखने से बचिए जब नोट्स बनाते हैं। तो कई बड़े बड़े संस्थानों में नोट्स बनाया जाता है तो पूरा बैठ के 3 घंटा 4 घंटा लिखवा दिया जाता है, वो नोट्स नहीं है, वो आप बुक बना रहे हो वापस। नोट्स वही है, इसमें का नोट्स आपको 2 लाइन में ही पूरा होना चाहिए। क्या लिखेंगे, सूर्य का सबसे निकट कॉमा सबसे छोटा कॉमा, परिक्रमण 88 दिन और घूर्णन 59 दिन, उपग्रह देश कट नहीं है ना। तो इसका कोई उपग्रह नहीं है। ये तो हमको जब पहली बार जब कोई बुक्स पढ़ते हैं तो ये चीजें पढ़ते हैं, जब नोट्स बनाते हैं तो पढ़ी हुई चीजों को तो आप रिकॉल करने के लिए बैठे हो ना, तो ऐसे नोट्स बनाना चाहिए। चलिए, और इसकी और विशेषता एक ये है कि जब बुध की बात करेंगे तो इस पे कोई वायुमंडल नहीं है। अभी ये बहुत सारी चीजें चल रही हैं कि पृथ्वी के अलावा और बहुत सारे ग्रह हैं जहां हम लोग रह सकते हैं, जी सकते हैं, खा सकते हैं। तो ये देखा गया, पहली बात तो ये इनका परिभ्रमण देख रहे हैं, इतना ज्यादा गर्म है ये कि आप वहां जीवन संभव नहीं है, जल जाएंगे। दूसरा, वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल नहीं है मतलब वायुमंडल में बहुत सारी गैसेस होती हैं वायु का, तो गैसें ही नहीं है तो जीवन संभव नहीं है। यहाँ पूरी तरीके से चट्टानी और पहाड़ियां स्थितियां हैं, और जो सन है और सन के इस हिस्से को बुध, ये सन है और ये वाला बुध है, तो ये वाला हिस्सा पूरा प्रकाश से भरा रहता है, इसी कारण से अधिकतम हिस्सा इसका गर्मी और प्रकाश प्राप्त करता रहता है। अब दूसरा हिस्सा, इस हिस्से में क्योंकि 59 दिन के बाद ये घूमता है, ये वाला हिस्सा अगर लगातार सूर्य का प्रकाश मिल रहा है तो इस हिस्से में प्रकाश ही नहीं मिल रहा है। 59 डेज में अपना एक रोटेशन पूरा कर रहा है तो लगभग 29 दिन लग रहे हैं इनको। तो 29 दिन अगर आपको प्रकाश ना मिले तो जीवन संभव है ही नहीं। इसी कारण ये माना जाता है कि एक हिस्सा बहुत ज्यादा गर्म है और दूसरा हिस्सा बहुत ज्यादा ठंडा है, तो जीवन की संभावना यहाँ पे नहीं है भी। दूसरा वीनस या फिर शुक्र, हम लोगों ने इंग्लिश में भी नाम इनको देखा था। जो मुख्य बातें हैं जो हमेशा एग्जाम में बार बार रिपीट कर रहा है उसको आप लोग बिल्कुल ध्यान देंगे। आप पढ़ पा रहे हैं क्या सभी चीजों को? अब क्या लिखा है देखिए ध्यान से, शुक्र ग्रह के बारे में। बुध ऐसा ग्रह था जिसका कोई उपग्रह नहीं था। मैंने उपग्रह ग्रह उल्का पिंड, उल्का, धूमकेतु आप लोगों से बोला भी था, इसको देखना है। इसका कोई अपना चंद्रमा, यहाँ पे चंद्रमा कहने का मतलब है उपग्रह नहीं है, या कोई चंद्रमा का मतलब है उपग्रह, जबकि चंद्रमा केवल पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में बोला जाएगा ना। यहाँ समझने के लिए मैं डाल दिया हूं कि उपग्रह जैसे चीजें यहाँ भी प्राकृतिक रूप से नहीं है। और अब तक सबसे ज्यादा शुक्र ग्रह में पूछे जाने वाला प्रश्न ये है कि
शुक्र ग्रह का जो घूर्णन है, जो अपने अक्ष में घूमता है, वो किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमता है? तो ये घूमता है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जो आपको लिखने चाहिए। शुक्र ग्रह, उपग्रहों की संख्या कुछ नहीं, ये जो घूमता है पूर्व से पश्चिम की ओर। और एक और ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, दो ग्रह हैं अरुण, है ना, दो ग्रह ऐसे हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर, बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर रोटेट होते हैं। स्क्रीन बंद हो जाएगा तुरंत बताएंगे ना, तुरंत हुआ था ये बंद, टाइम आउट हो जा रहा तो स्क्रीन थोड़ा सा टेढ़ा हो जा रहा है। द्रव्यमान, जो लगभग आपको बड़े प्रश्नों में आपसे पूछा जा सकता है, द्रव्यमान की स्थिति क्या है? तो शुक्र का जो द्रव्यमान है किसकी तुलना में? पृथ्वी के वजन या भार की तुलना में 4/5 गुना है। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में कितने दिन लगेंगे? 255, और अपने जगह पे घूमने पे 243 दिन लगते हैं। एक चक्कर कहने का मतलब है परिक्रमण काल, और अपने अक्ष पे घूमना मतलब घूर्णन काल या परिभ्रमण काल। यहां भी देखिए, इसको एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुबह का तारा या भोर का तारा या शाम का तारा। ये भी हमेशा पूछा जाता है, सुबह का तारा या भोर का तारा किसको कहा जाता है? शुक्र ग्रह को कहा जाता है। शुक्र ग्रह के बारे में ये भी कहा जाता है कि सबसे गर्म ग्रह है, सबसे गर्म ग्रह है, क्योंकि इसमें जो मुख्य चीजें हैं, मीथेन गैस का होना है, पर मीथेन नहीं, इसका गर्माहट का होना, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का होना है। ठीक, जैसे जिस प्रकार से बुध में कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, इसमें वातावरण तो है, वायुमंडल तो है, लेकिन उसमें गैसों की मात्रा जो है सबसे ज्यादा हो गई है कार्बन डाइऑक्साइड की। और आप लोगों को ये भी जान के पढ़ते हुए होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड किसका कारक है? ग्लोबल वार्मिंग का, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, गर्मी का कारण है। इसी कारण से ये पूरा ग्रह, पूरे ग्रहों की तुलना में सबसे ज्यादा हॉट होता है, गर्म होता है। ये लिखा भी है हमारे यहाँ, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन है? शुक्र है। आपको ऐसी ध्यान रखना पड़ेगा, भोर का तारा किसे कहेंगे? शुक्र ग्रह को। और परिक्रमण परिभ्रमण के अनुसार भी आपको अरेंज करना पड़ेगा, है ना, कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है, कार्यकाल इसका घूमने का। हाँ, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहा जाता है, बहन के साथ जुड़वा बहन। एक एक ग्रह के बारे में बहुत सारी जानकारियां, कंटेंट हैं, है ना, जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। सभी कंटेंट को मैं अगर इसमें शामिल करता जाऊं तो एक एक ही ग्रह एक एक दिन में हो पाएंगे। जो मुख्य रूप आते हैं, हाँ, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये रखना है कि पूरा थ्योरी आपको मालूम करना पड़ेगा, लेकिन जब नोट्स बनाएंगे ना तो मुख्य बिंदु को लिखेंगे। मुख्य बिंदु कहने का मतलब उपग्रहों की संख्या कुछ नहीं। हाँ, शुक्र ग्रह के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला तो ये घूमता जो है पूर्व से पश्चिम की ओर है। यह पृथ्वी से छोटा है कि बड़ा है? यह पृथ्वी से आकार में बड़ा है, आकूट में दिया गया है। और आपका कॉन्सेप्ट क्या है, ये आपको लगाना है कि इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से लगभग 4/5 गुना है। तो बड़ा है कि छोटा है बताइए? यही। अब ये बताइए, शुक्र ग्रह बड़ा है कि छोटा है? बहन है तो बराबर नहीं होगा वो ये यही मैं कूट में इसलिए पूछ रहा हूं, क्योंकि यहां पे आप लोगों ने देखा शुक्र का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 4/5 गुना है। अब ये प्रश्न आप सामान्य रूप से तो पढ़ लिए आप, लेकिन हमने ये नहीं सोचा कि ये बात कभी कभी आता है, इतना गुना है इतना गुना है, तो हम लोग समझते हैं कि ऐसा बोला जा रहा है मतलब ये बड़ा होगा। लेकिन आप गणित के इकाई को देखिए, 4/5 गुना है, तो बड़ा है कि छोटा है? एक से कम है ना भाई, ये समझ रहे हैं आप?
बात को, ये इसमें आप लोग फंस सकते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। गर्म ग्रह यही है, और भोर का तारा या सुबह का तारा इसी को कहा जाता है। उसके साथ साथ इसकी कोई चमक, ग्रहों की कोई चमक नहीं होती है, सूर्य के प्रकाश में चमकता है, तो हम जान नहीं रहे हैं। हाँ, चमकीला ग्रह बोलने का कारण यही है कि सूर्य का प्रकाश पास में होने के कारण से बहुत तेजी से पड़ता है, क्योंकि वहां पे आधा हिस्सा ढका रहता है, आधा हिस्सा नहीं ढका रहता। ये पृथ्वी देखिए, पृथ्वी के बारे में तो हमको बेसिक पढ़ना ही है, लेकिन ग्रह के हिसाब से थोड़ा सा जानकारी हम इस पे लिख लेते हैं, क्योंकि बहुत वास्ट है पृथ्वी। घूमता किस ओर है? यह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, घूमती है। पृथ्वी स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, ये भी एक प्रश्न है। स्त्रीलिंग है, हमारी पृथ्वी, हमारी पृथ्वी। हाँ, आप बताएंगे ना एक प्रश्न, भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? रहते हैं तो वो तो फिर बहुत, हाँ बताइए। भारत, भारत माता की, अब बताइए, अब स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, बताइए। कंफ्यूजन है ना, उसे माता जोड़ गया तभी स्त्रीलिंग है ना। कोई भी देश जो होता है या देश के नाम है, वो सभी क्या होते हैं? पुल्लिंग होते हैं, है ना, पुल्लिंग होते हैं। और कुछ देश अपने में उसको भाव रख सकते हैं, लेकिन देश, एक देश ही पुल्लिंग है, तो देश के अंदर शामिल होने वाले सभी क्या होंगे? पुल्लिंग ही तो होंगे। वैसे ही अगर उसमें भारत माता जोड़ रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ राज्य पुल्लिंग होते हैं, राज्य पुल्लिंग होते हैं, छत्तीसगढ़ महतारी बोल दिया गया, अब वो तो स्त्रीलिंग हो गया ना। तो हम जब, हाँ, जब उसमें माता जुड़ रहा है या महतारी जुड़ रहा है, तो हम उसको स्त्रीलिंग मानेंगे, क्योंकि शब्द, हमको शब्द को पहचानना है ना कि वो कौन सा लिंग है, क्योंकि जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग होते हैं शब्दों की पहचान कराता है, शब्द के बाद वो अर्थ लेता है। तो पहला चीज तो जितने भी राज्य होते हैं मान लिया गया है पुल्लिंग है, जितने देश के नाम है पुल्लिंग है। हाँ, उस पर कुछ जोड़ दिया गया है तो वो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग हो जाएगा। चलिए, पृथ्वी के बारे में बहुत सारी जानकारी है। पहला तो ये पश्चिम पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है, और पृथ्वी कमोबेश एक गोली की तरह है, लेकिन ये पूरा तरीके से गोल नहीं है, क्योंकि जो उत्तर और दक्षिण है दोनों ध्रुवों में हल्का सा क्या है? चपटा दिखाई देता है। इसी चपटे या फिर उस क्षेत्र के पतले होने के कारण से हम लोग इसको क्या करते हैं, किस नाम से जानते हैं? जियोइड्स के रूप में वर्णित करता है। इसका मतलब है कि इस कौन से आकार का है? ये पृथ्वी के आकार के जैसा यह माना जाता है। चलिए, पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां पर क्या संभव हो पाया है? वर्तमान में जीवन संभव हो पाया है, और किसी भी क्षेत्र में जीवन संभव होने के लिए आवश्यक चीजें होती हैं, अच्छे वायुमंडल का होना, वहां पर पानी का होना, और उसके साथ साथ क्या होना? वायुमंडल, है ना, वायुमंडल मतलब वो समस्त चीजें होना जो हमारे एक जीवन के लिए आवश्यक होता है। यहाँ पर हमारे यहाँ पर पानी और उसके कारण से, जल भराव के कारण से पृथ्वी को कौन सा ग्रह माना जाता है? नीला ग्रह। पृथ्वी को नीला ग्रह इसीलिए माना जाता है क्योंकि हमारा जो ये क्षेत्र है वहां का 70% भाग जल से भरा हुआ है। अभी हम लोग इसके बाद अगला क्लास ही जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल पढ़ेंगे, तो उसमें और समझेंगे। अगर ये प्रश्न आया था तो एक बार, अंतरिक्ष से पृथ्वी को देखने पर कैसा दिखाई देता है? तो पृथ्वी अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई नहीं देता, बस इतना चीज जान लीजिए, नीला दिखाई नहीं देता। कैसा दिखाई देता है? या तो उसका रंग नीला हरा, नीला हरा का कॉम्बिनेशन ब्लैक हो जाता है ना, आसमान से या अंतरिक्ष से पृथ्वी पर देखने पर उसका रंग काला जैसे दिखाई देता है, लेकिन वो स्पष्ट रूप से स्काई ब्लू जो बोलते हैं हम लोग, वो दिखाई नहीं देता।
पानी का जो रंग है नीला दिखता है इसी कारण से नीला, लेकिन पानी का रंग नीला इसलिए दिखता है क्योंकि आसमान नीला है, और आसमान नीला दिखता है उसका कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, है ना। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण से आसमान नीला दिखता है। तो और महत्वपूर्ण चीज इसमें कि जीवन संभव है, उसके साथ साथ इसमें कौन कौन से तत्व मिल रहे हैं यहाँ पर, इस सही तापमान सीमा, पानी, मिट्टी, खनिज और वातावरण और ओजोन की परत मौजूद है, तभी हम लोग इस क्षेत्र पे क्या कर पा रहे हैं, जीवन यापन कर पा रहे हैं। ये हमको ज्ञात जानकारी के अनुसार ही ये हमको पता है, और इसी को लेकर के बहुत सारे जो अंतरिक्ष यात्री हैं या वैज्ञानिक हैं शोध में लगे हुए हैं कि कोई क्या इस ब्रह्मांड में और कोई ऐसा पिंड है या ऐसा कोई जगह है, क्योंकि ब्रह्मांड असीमित है, आकाश व्योम मतलब असीमित, तो ऐसे जगह पर हो सकता है कुछ ऐसा पिंड या गोला हो जहां पर ऐसे ही दिनचर्या वाले कोई लोग रहते होंगे। क्या संभव है? हो सकता है। हो सकता है पृथ्वी के जैसे कई पिंड पूरा ब्रह्मांड में घूम रहा हो, क्योंकि तारा हमारे लिए क्या है, एक प्रकाश का स्रोत है, उसमें एक सूर्य है, और सूर्य हमारे सबसे पास में है, इसका मतलब है कि सबसे बड़ा सूर्य है ऐसा नहीं है, सूर्य से कई बड़े बड़े तारे मौजूद हैं। तो ऐसे तारों के बीच कई पिंड मौजूद होंगे, कई पिंड में ऐसे ही हम लोग के जैसे कोई जीवन होगा, ये संभव हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि केवल पृथ्वी पर ही जीवन है, क्योंकि जो जीवन हम देख रहे हैं, हम जितने पिंड का, इतने सारे पिंड के पास अंदर जाके हम लोग चेक नहीं कर पाए हैं, पिंड भी असीमित है, मतलब चट्टान पत्थर पत्थर चट्टानों का एक टुकड़ा ही तो पिंड है ना, और ये घूम रहा है ब्रह्मांड में। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जीवन कहाँ कहाँ है। हम लोग अब वैज्ञानिक या हम लोग ये जान रहे हैं कि अब ऐसे ऐसे स्थितियां बन रही हैं कहाँ कहाँ पे और जीवन है। तो कई कॉन्सेप्ट आया हुआ है एलियंस के बारे में कि दूसरी दुनिया के लोग, तो एलियंस क्या है, एलियंस को लगता होगा हम लोग एलियंस हैं, है ना, कैसे कैसे लोग रहते हैं वहां, ऐसे बोलते होंगे। और वो एलियंस का जो विचार है या एलियंस की जो छवि है, आप लोग वैसे ही छवि देख रहे हो जैसा मूवीज में दिखाया गया है ना, जैसे मूवीज वगैरह में दिखाया गया वैसे एलियंस हम लोग मान रहे हैं। कोई मिल गया, जादू, पीके, तो हम लोग इमेजिंग वही कर रहे हैं ना, कैसा होगा, ऐसे तस्तरी नुमा विमान से आते होंगे, तो ये कल्पना मात्र है कि ऐसे होंगे। लेकिन अगर उन लोग ऐसा पृथ्वी जैसे कई जीवन चल रहे होंगे, कई जगह ऐसे होंगे, तो नहीं पता हमको। तो ये भी आज के समय में खोज का विषय है। तो ज्ञात जानकारियों के अनुसार अभी तक पृथ्वी ही ऐसा एक ग्रह है जहां पर जीवन क्या है, संचालित हो रहा है, संभव है और संचालित भी हो रहा है। और पृथ्वी का जीवन काल कब तक है, कैसा है, ये अभी डिपेंड है किस पर, प्रकृति पर कहना चाहिए, है ना। अगर प्रकृति चाहे तो कभी भी पृथ्वी समाप्त हो सकती है, प्रकृति चाहे तो कभी भी ये सब चीजें खत्म हो सकती है। इंसान भी खत्म कर सकते हैं क्योंकि कई सारी चीजें चल रही हैं, अंतरिक्ष युद्ध चल रहा है। अगला ग्रह देख लेते हैं, मंगल ग्रह। हाँ, पृथ्वी का एक उपग्रह है, ध्यान रखेंगे उपग्रह की बात है तो पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसको हम लोग चंद्रमा बोलते हैं। चंद्रमा का अलग से इसमें मैं नोट्स बना दिया हूं, उसको भी हम लोग देखेंगे। मंगल ग्रह की बात करें तो ये सौर मंडल में बुध ग्रह, शुक्र ग्रह, पृथ्वी ग्रह और मंगल ग्रह, ये स्थितियां आपसे पूछी जाती है हमेशा कि जो पृथ्वी है, पृथ्वी की ग्रह है, वो कौन कौन से ग्रहों के बीच अवस्थित है। तो ध्यान रखें, शुक्र और मंगल के बीच पृथ्वी स्थित, ठीक है। तो इन दोनों को बहने माना जाता है और ये क्या है, भाई है ना। अब देखिए इनकी विशेषता, इनकी विशेषता क्या है। पहली विशेषता तो इनका जो आकार है वो पृथ्वी के आकार का लगभग आधा है। अब वो शुक्र वाला कॉन्सेप्ट समझ गए हैं। अगर मैं यहाँ पे बोलता पृथ्वी का आकार
ये मंगल का आकार पृथ्वी के आकार के 1/2 है, समझ गए? एक पूरा नहीं है मतलब आधा है, तो 4/5 है मतलब 4/5 हिस्सा है, उतना है। अगर एक हिस्सा और आ जाता तो पृथ्वी और शुक्र बराबर हो जाएंगे। क्लियर है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में मतलब ये जो है परिक्रमा करता है तो 687 दिन लगाता है, और हमारे यहाँ पर पृथ्वी 365 या 366 दिन में पूरा करता है। और अपनी धुरी में घूमते हुए कितने दिन लगते हैं? 1 दिन लगते हैं। पृथ्वी को भी अपने स्थान पे घूमने के लिए कितने दिन लगते हैं? 1 दिन लगते हैं। यहाँ पर और माना जाता है कि ये थोड़ा सा लाल दिखाई देता है क्योंकि यहाँ मीथेन की मात्रा या उस क्षेत्र की मिट्टी कैसी है, इस प्रकार से है, लाल ग्रह के नाम से भी इसको जाना जाता है। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, जैसे पृथ्वी के एक थे, पहला है फोबोस, दूसरा डेमोस। फोबोस और डेमोस। आप लोगों को यह भी जानकर खुशी होगी कि मंगल में जीवन की संभावनाएं की तलाश चल रही है ना? मिशन मंगल, मिशन मंगल एक आया था, पिक्चर नहीं बोल रहा हूँ, एक हम लोग मिशन मंगल के नाम से मंगलयान छोड़े थे, याद है सबको? ये हमेशा प्रश्न इसलिए बना रहता है कि कुछ चीजें प्रक्षेपित होती रहती हैं, तो हमारा ध्यान प्रत्येक ऐसे जगह पर रहना चाहिए समझने के लिए कि कब प्रशिक्षण हुआ, क्या हुआ। आगे तो मंगल में जीवन की संभावनाओं की तलाश की गई और ये देखा गया कि ये जो स्थितियां हैं, यहाँ का जो टेम्परेचर है, यहाँ का वातावरण है, वो पृथ्वी के जैसे मिलते जुलते हैं। हाँ, हालांकि इसमें मीथेन गैस की उपलब्धता थोड़ी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पर जो वातावरण बन रहे हैं वो मंगल के जैसे ही बन रहे हैं, पृथ्वी के जैसे ही बन रहे हैं। और सबसे प्रमुख ये कि जो दैनिक दिनचर्या में जो दिन रात होते हैं वो सेम होते हैं पृथ्वी के जैसे। एक दिन में अपना पूरा मतलब दिन होगा और रात होगा, हमको उसी से तो मतलब है। अब मौसम परिवर्तन 1 साल में होता है तो ये 2 साल में होगा। आज 4 महीने गर्मी झेलोगे तो 8 महीने गर्मी झेलोगे, लेकिन 4 महीने बरसात भी तो होगी। तो इस रूप में देखा गया 5 नवंबर 2013 को मंगल मिशन शुरू किया गया था और इस पे हम लोगों ने सफलता भी पाई थी। और माना जाता है कि चौथा एक ऐसा देश बना था भारत कि मंगल मिशन को पहली बार में ही सफलता हासिल की गई थी। तो जीवन के लोग यहाँ पे जमीन भी खरीद रहे हैं, यहाँ बसने के लिए रजिस्ट्रेशन भी करवा लिए हैं कि कौन ये दुनिया बेकार है, पृथ्वी में रहना नहीं है, आदमी लोग ठीक नहीं है, लोगों से मेल मिलाप नहीं रखना है, अगली दुनिया में रहना है। तो आप लोगों को भी रजिस्ट्रेशन करवाना होगा तो भारत सरकार से इससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो मंगल ग्रह में। इसका जो मूवी आया था मिशन मंगल, उसको आप देखिएगा, है ना? अक्षय कुमार और विद्या बालन का एक मूवी है, उसमें बताया गया कि कैसे हमने कम खर्चे में और एनर्जी बचा बचा कर कैसे हमने इस मिशन को पूरा किया है। उसमें वेलोसिटी से लेकर के उपग्रह को कैसे प्रक्षेपित किया गया था, कैसे हमने वहां पे पहुंचा और क्या तकनीकी खराबी आ सकती थी, जो मिशन फेल हो सकता था, सभी बताए गए हैं उसमें। ईंधन को शेविंग, ईंधन की बचत खास करके उसमें बताया गया था। फोबोस डेमोस याद रहेगा? तो मिशन मंगल 5 नवंबर 2013, डेट आगे पीछे हो सकता है, जहां तक मुझे याद है मैं उसी को बता रहा हूं। अगला है बृहस्पति, जुपिटर। बृहस्पति ग्रह एक ऐसा ग्रह है जो हमारे इस पूरे ब्रह्मांड में सौर मंडल के जो सिस्टम है, सौर सिस्टम है, उसमें सबसे बड़ा ग्रह माना गया है। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में इसको बहुत ज्यादा समय लगता है, 11 साल और 11 महीने लगते हैं। और अपनी धुरी पे एक चक्कर लगाने में ये मात्र 9 घंटे लगाता है। और 9 घंटे मतलब 10 घंटे, 9 घंटे 56 मिनट कहने का मतलब है 10 घंटे में ये अपना रोटेशन पूरा कर लेता है। उपग्रहों की संख्या 16 है। अब 16 उपग्रह आप लोग याद नहीं कर पाएंगे, है ना? तो ध्यान रखेंगे उपग्रहों की संख्या इसमें 16 है।
उसके साथ साथ यहाँ पर भी जीवन की संभावनाएं नहीं के बराबर है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर बड़े बड़े लाल धब्बे देखने को मिले, क्योंकि यहाँ पे इतना बड़ा ग्रह है और इतने तेजी से ये चक्कर लगा रहा है, तो निश्चित रूप से हमारे पृथ्वी के लोगों के लिए तो ये संभव नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि जीवन संभव नहीं है, पृथ्वीवासी के लिए जीवन संभव नहीं। हो सकता है कुछ ऐसा दानव जैसे लोग होंगे किसी पिंड में जो यहाँ पर सरवाइव कर सकते हो सकता है ना, लॉजिकली ये नहीं बोल सकते। हो सकता है यहाँ या बुध में भी सरवाइव कर सकते हो, शुक्र में भी। हम लोग यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए जीवन संभव का कहने का मतलब है जो इंसान है, पृथ्वी के अंदर इंसान है, वो यहाँ जीवन नहीं जी सकते। देखिए, ये आकार में बड़ा है, उसके साथ साथ इनका भार बहुत ज्यादा है, और विज्ञान कहता है कि जिसका भार सबसे ज्यादा होता है और पिंड में ये स्वतंत्र अवस्था में घूम रहा होता है, तो अपने आसपास की चीजों को अपने अंदर गुरुत्वाकर्षण से क्या कर लेता है, खींच लेता है ना। तो क्योंकि सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से ही सभी ग्रह उस पे सिस्टम के रूप में टिके हुए हैं जो उसके चारों ओर घूम रहे हैं। अगर सूर्य का गुरुत्वाकर्षण खत्म तो सभी पिंड कहीं कहीं घूमते रह जाएंगे, ऐसे डुलते रहेंगे फिर हम लोग। ठीक संभव है ये। तो इसका खिंचाव है, और गैसीय रूप में देखा जाता है तो यहाँ पर जो सूर्य का जो सिस्टम था, सूर्य के अंदर नाभिकीय संलयन से क्या होते थे, उसमें ऊर्जा और प्रकाश उत्सर्जित होती थी, वैसे इसमें भी हाइड्रोजन और हीलियम गैस प्रचुर मात्रा में मिलता है बृहस्पति में। इसके बादल और बाहरी क्षेत्र में भी क्या मिल रहे हैं, एक गैस के रूप में मीथेन मिल रहे हैं, जबकि जो ठोस अवस्था में, क्रिस्टल अवस्था में अमोनिया मिलता है। ठीक, मीथेन भी मिल रहे हैं और अमोनिया भी आपको मिल रहा है। अगला ग्रह देखें, लिख रहे हैं क्या, लाइट ऑन कर दूं क्या, आप सबको लिखते बन जाएगा, रफली लिख रहे हैं ना। शनि, अलग अलग जगह पे अलग अलग उपग्रह उनको बताया गया है। जैसे कि शनि के बारे में भी कहा जाता है कि इसके बहुत सारे उपग्रह हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो उपग्रह की पहचान की गई है वो 17-18 पहचान की गई। वैसे ही उनके बारे में कहा जाता है कि वो 80 से 70 से 80 उपग्रह मौजूद हैं, है ना। लेकिन मुख्य रूप से बड़े उपग्रहों में देखा गया है कि वो 16 से 17 उसके भी उपग्रह हैं। तो ध्यान रखें, उपग्रहों का नाम भी तो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे उपग्रह हैं जो मुख्य, जैसे पृथ्वी का उपग्रह सबसे प्रमुख चंद्रमा जो नाम से प्रसिद्ध है, वैसे ही बृहस्पति के कुछ उपग्रह को नाम से जानना है, पढ़ना है, और शनि के भी उपग्रह को भी जानना है। प्रमुख उपग्रह बृहस्पति से अगला जो ग्रह होता है वो कौन सा है, शनि है। विशेषता क्या है, पीला रंग का ये दिखाई देता है। सौर मंडल में इसे जो चीज सबसे अलग बनाती है वो इसके हैं 3 खूबसूरत छल्ले। सबको पता है शनि में छल्ले होते हैं, लेकिन छल्लों की संख्या कितनी होती है ये किसी को नहीं पता। ये माना गया है 3 छल्ले इसमें पाए जाते हैं, और तीनों छल्ले इस पे दिख रहे होंगे, इसलिए शनि को बना दिया हूं मैं। छल्ले कभी पूछा जाता है, कभी कभी रिंग बोला जाता है, कभी कभी वलय बोला जाता है। कौन से ग्रह में वलयाकार है, मतलब उसमें वलय स्थित है, तो शनि। ठीक, कितने साल में ये सूर्य का चक्कर लगाएगा, 29 साल 5 महीना। लेकिन ये अपने एक्सिस में 10 घंटे 40 मिनट ये क्या करता है, लगाता है। जितना बड़ा ग्रह है उतने उनका घूर्णन काल कम है। मैं बार बार बता रहा हूं, इसको ध्यान रखेंगे। सबसे बड़ा था 9 घंटे में घूम दिया, इसको 10 घंटे लगे, क्योंकि ये दूसरे आकार में दूसरे नंबर का है शनि के, उसमें बृहस्पति के बाद। डेंसिटी, शनि सभी ग्रहों में सबसे कम घनत्व का ग्रह माना गया है। घनत्व सबसे कम, और इसका घनत्व इतना है कि पानी से भी कम है। इसलिए मैं कल बताया था कि ये पानी से कम है, इसी कारण से इसको पानी में भी डाल दिया जाए टब में तो ये उसमें तैरेगा।
शनि का नाम कृषि के रोमन देवता के नाम पर रखा गया है। ये कहना चाहिए, एक्स्ट्रा जानकारी है जो आप लोग ध्यान रख सकते हैं। बारिश हो रही है क्या? चलिए, बहुत सारे उपग्रह इसके अंदर मौजूद हैं, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन और रिया। टाइटन ही एक ऐसा उपग्रह है जो पूरे शनि के सबसे बड़े उपग्रह के रूप में इसको जाना पहचाना जा रहा है। जिस प्रकार से बृहस्पति में क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम है, वैसे ही शनि में भी सेम हाइड्रोजन हीलियम का कॉम्बिनेशन है। इसी कारण से यहाँ भी जीवन संभव नहीं है। शनि का एक उपग्रह है जिसका नाम है एनसेलाइड। ये अभी रिसर्च का एक विषय था। शनि का एक चंद्रमा, यह चंद्रमा का मतलब है सैटेलाइट ना, उपग्रह। शनि का एक उपग्रह है एनसेलाइड। यहाँ पर जीवन की संभावनाएं की तलाश की जा रही है। शनि के अंदर नहीं, शनि पे पाए जाने वाले उपग्रह में एनसेलाइड नाम का उपग्रह है, वहां जीवन की संभावनाएं तलाशी जा रही है। शनि का रंग कैसा है? ये लो, है ना, पीला रंग। पीला रंग होने का कारण है कि वहां पर अमोनियम क्रिस्टल मिल रहे हैं, जिस प्रकार से बृहस्पति में मिलते थे। उसी कारण से इस क्षेत्र को क्या कहा जा रहा है? पीला रंग। चलिए, अगला उपग्रह अरुण। अरुण एक ऐसा ग्रह है जो शुक्र से समानता रखती है। अरुण एक ऐसा ग्रह है जो शुक्र से समानता रखती है। कहने का मतलब है कि ये पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है। अरुण एक ऐसा ग्रह है जो शुक्र के समान समानता रखती है। और यहाँ पर जो वायुमंडल है, इस वायुमंडल में, पूरे अरुण के वायुमंडल में हाइड्रोजन और मीथेन का पता लगाया गया है। और घूमता कैसे है ये? पूर्व से पश्चिम। पृथ्वी कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व। खास बात यह है कि जब इस ग्रह के बारे में प्रश्न बनता है तो ये इतना ज्यादा झुका हुआ है सूर्य के संदर्भ में कि वो ऐसा देखने में महसूस होता है कि वो सोया हुआ है। इसी कारण से इसको लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। सोया हुआ ग्रह या लेटा हुआ ग्रह भी कहते हैं। कभी कभी ऐसे झुकाव के कारण से इसको लुढ़कता हुआ ग्रह भी कहा जाता है। अलग अलग नामों से ग्रहों को जाना जा रहा है। ये अपना परिक्रमण 84 दिन में पूरा करता है। और 84 दिन बोलते, 84 साल। जितना दूर होता जाएगा सूर्य से, उतने ज्यादा समय उसके चक्कर लगाने में होंगे। जितना ज्यादा वजन होगा उतना कम समय अपने जगह पे घूमने में लगेंगे। दो कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूं मैं, ध्यान रखेंगे। सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 84 ईयर्स लगते हैं, और अपनी धुरी में चक्कर लगाने में ये 17 घंटे लेता है। तो इसका मतलब है कि ये पृथ्वी से छोटा है कि बड़ा है आकार में? पृथ्वी से बड़ा है, इसलिए कम समय ले रहा है। पृथ्वी 24 घंटे लेता है, ये 17 घंटे ले रहा है। बड़ा है तब तो कम समय ले रहा है ना। पास है दूर है नहीं बोल रहा हूं मैं। रोटेशन अपने जगह में 24 घंटे में पूरा करता है, 17 में, मतलब उससे बड़ा ही होगा। कौन तो 10 घंटा ले रहा है, कोई 9 घंटा ले रहा है, तो उससे बड़े ही होंगे। पृथ्वी द्रव्यमान या आकार के हिसाब से 5वें नंबर का ग्रह है ना, 5वां नंबर है ना। इसके भी 17 उपग्रह हैं। कौन कौन से उपग्रह हैं इसको आप लोग बिल्कुल, एक उपग्रह का नाम टाइटन है, एक उपग्रह का नाम टाइटिन है। हाँ, इसको ध्यान रखेंगे जब बुक्स पढ़ेंगे तो। उपग्रहों को इसलिए पूछा जा सकता है नाम को। मैं लास्ट क्लास में कुछ चीजें लिखवाया भी था पूरे ग्रह के। सूर्य के चारों ओर इसको चक्कर लगाने में 164 साल लग जाते हैं। मतलब ये सबसे दूर का ग्रह होगा। हमने देखा है बुध एक ऐसा ग्रह था जो 88 डेज में, 88 दिन में ही अपने परिक्रमा को पूरा कर लेता था। एक ऐसा ग्रह है जो 164 साल लगाता है। कभी कभी ये संयोग आता है
शायद इसी ग्रह का है कि इन्होंने अपना एक चक्कर पूरा किया। अभी कुछ सालों में ऐसा मुझे याद आ रहा है कि इसके बारे में है कि इससे पहले वाले अरुण के बारे में। तो आप दुनिया में हैं तो खगोलीय घटनाएं आपके समय पे होती हैं तो कई सौ सौ सालों में रिपीट होती हैं, इसलिए उन चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब अपने एक्सिस पे ये 16 घंटे 7 मिनट में कंप्लीट कर लेती है। मतलब पृथ्वी से छोटी है कि बड़ी है? ये भी बड़ी है। 16 घंटे। उपग्रहों की संख्या 8 है। क्या विशेषता है इनकी? वरुण की सबसे ज्यादा परिक्रमण काल 164 साल। एक शब्द याद नहीं रहा है इस ग्रह के बारे में, एक विशेषता है कि शायद इनको या अरुण को हरा ग्रह कहते हैं। मुझे लग रहा है उसको बोला जा रहा है। आप लोग सर्च कर लेंगे हरा ग्रह किसको कहा जाता है। ये आया है एग्जाम में, इसलिए मुझे याद आ रहा है दिमाग में थोड़ा सा कि वरुण को बोला गया था कि अरुण को बोला गया था। कई बार ध्यान नहीं रहता, इतनी सारी चीजें होती हैं। शायद वो अरुण के लिए कहा गया था कि वो हरा ग्रह है। लेटा हुआ ग्रह भी वही है, हरा ग्रह भी वही है ना। तो ये 8 ग्रह हैं। 9वां ग्रह प्लूटो या यम था, जिसको ग्रह के नियमों का पालन नहीं करने के कारण से उनको ग्रह की श्रेणी से हटा दिया गया था। रीजन ये था कि वो अपने आसपास के ग्रहों का या फिर अन्य पिंडों का चक्कर लगाती थी और सूर्य का चक्कर नहीं लगाती थी, क्योंकि उसका सूर्य के चक्कर लगाने का जो काल था वो 200 से 300 साल ज्यादा था। तो लोग समझ नहीं पा रहे थे पूरा कब करेगा। जो चक्कर पूरा करने के लिए वैज्ञानिक बैठते थे तो 200 साल तक जीवित रहेगा क्या वो, तो पता नहीं चल पा रहा था। वो लिख कर रखे रहे होंगे 30 साल हुआ है, अभी 50 साल हुआ है, तब तक खत्म। ठीक है, चलिए सौर मंडल के बारे में नीचे लिखा हुआ है। हमारे सूरज और उसके ग्रह मंडल को मिलाकर के हमारा क्या बनता है? सोलर सिस्टम बना, है ना। रिकॉर्ड मिला जी, सर्च कर रहे थे। अरुण है ना। लिखा है प्रश्न, हरा ग्रह है ना। हाँ, अरुण ना। हाँ ठीक है, हरा ग्रह अरुण है। चलिए पूरे सौर मंडल में पिंडों में कितने हैं? 8 ग्रह हैं और उपग्रहों की संख्या जो ज्ञात है, वो उपग्रह बहुत सारे हैं जिसको रिसर्च करके सिद्ध कर दिया गया है 172 उपग्रह हैं। उसके साथ साथ छोटे छोटे बौने ग्रह हैं। आपको क्षुद्र ग्रह बताया था मैं, अब मैं उसको लाता हूं बीच में। क्षुद्र ग्रह जो इमेज में आप लोग देखे थे, क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित होते हैं ये भी प्रश्न बनता है। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में एस्टेरॉइड होते हैं, क्षुद्र ग्रह उपस्थित होते हैं, जो अन्य ग्रहों की तुलना में क्या होते हैं? छोटे होते हैं, है ना। और यहीं पे ये घूमते रहते हैं क्षुद्र ग्रह। प्रश्न बनता है, इसको ध्यान रखेंगे कहाँ स्थित है क्षुद्र ग्रह, तो ये आप लोगों को ध्यान रखेंगे इमेज में देखने से। उसके बाद चंद्रमा, इस विशेष करके बहुत सारे एग्जामों में चंद्रमा को क्वेश्चन मान करके पूछा जाता है। जो कॉन्सेप्ट आप लोग नहीं जानते हैं उसको लिख सकते हैं। पहला ये था कि ये जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है। यह सौर मंडल का कौन से नंबर का? 5वां सबसे विशाल प्राकृतिक उपग्रह है। 172 ज्ञात उपग्रह भी बताया हूं, 172 में ये 5वां ऐसा सबसे बड़ा क्या है? उपग्रह है, जो प्राकृतिक रूप से हमारे पृथ्वी में उपलब्ध है। आकार की बात करते हैं तो ये आकार में एक क्रिकेट बॉल के जैसे गोल दिखाई देता है। दूसरा, जिस प्रकार से ग्रहों में चमक नहीं होती उस प्रकार से कोई भी उपग्रह अर्थात चंद्रमा में भी चमक नहीं है। ये कैसे चमकता है? सूर्य के प्रकाश से।
दूरी, दूरी आज तक प्रश्न नहीं बना है, लेकिन ध्यान रखेंगे कि दूरी अगर आपसे पूछ दिया जाए किसके किसके बीच, ये अगर पृथ्वी है तो ये होगा चंद्रमा और ये इसका चक्कर लगाएगा, एम लिख देता हूं, एम से मून, और पृथ्वी जो है ये सन है, तो पृथ्वी चक्कर लगाता है सूर्य। इस प्रकार से सेटअप है। तो आपको ये इमेज सन, अर्थ और मून, इन तीनों को ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि चंद्रमा में कोई प्रकाश नहीं होता, पृथ्वी में कोई प्रकाश स्वयं का नहीं होता। प्रकाश किस पे होता है? सूर्य का। अब ऐसी स्थिति में इनके पास भी प्रकाश नहीं है, इनके पास भी प्रकाश नहीं है, ये घूमते 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 ऐसे पृथ्वी यहां आ गई, है ना, और सूर्य का प्रकाश किस पे पड़ गया? पृथ्वी पर। अब पृथ्वी से छोटा तो चंद्रमा है, तो जब इसमें प्रकाश पड़ेगा तो ये प्रकाश जो है ये अपने आप में यहां आ जाएगा, प्रकाश इसके ऊपर पड़ेगा तो इसके बाद जितनी भी चीजें हैं वो अंधकारमय हो जाएगा। जब ये अंधकारमय हो जाएगा तो ये चंद्रमा में कुछ दिखाई नहीं देगा, तो जब कुछ दिखाई नहीं देगा तो एक ग्रहण होता है ना, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जान रहे हैं आप लोग, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो किसके किसके बीच कौन आता है? क्योंकि सूर्य अपने जगह पे स्थिर रहता है, ये तो घूमता नहीं है। जब पृथ्वी आ जाता है तो सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा आ जाता है तो, देखिए मैं कंफ्यूज हो जा रहा हूं आप लोग, हाँ, पृथ्वी आती है तो चंद्र ग्रहण। ठीक, अभी हम लोग इसके कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे ना। चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि सीटेट का भी हिस्सा है और अन्य एग्जामों में भी आपका आता है। व्यास मतलब गोलाकार, तो ये पृथ्वी से 30 गुना है, अर्थात 30 चंद्रमा पृथ्वी पर समा सकते हैं, इतना दूर ये स्थित है, 30 व्यास स्थित है। गुरुत्वाकर्षण ये पूछा जाता है, गुरुत्वाकर्षण का मतलब है कि यहां पर इसका जो गुरुत्वाकर्षण है पृथ्वी का जितना पावर है उसके 1/6 ये क्या करता है? गुरुत्वाकर्षण पूरा करता है। क्योंकि अभी हम लोग देख रहे हैं कोई भी उपग्रह ग्रह का चक्कर लगाता है तो ये पृथ्वी जो है स्थिर स्थिर मान लिए चंद्रमा के परिप्रेक्ष्य में, मून है और ये अर्थ है, तो एक बार में पृथ्वी के चारों ओर घूमने में ये 27 दिन और 3 घंटे लगाता है, 27 दिन और 27 दिन, और दोनों को जोड़ करके हो जाता है क्या? 56। 27.3 दिन में पूरा करता है। कभी कभी इसको ओवरऑल मान लें अगर हम लोग तो 28 दिन मान लेते हैं, है ना, और 28 ही माना जाता है। 27 दशमलव ऐसा वाला आप लोग समझते हो कि नहीं समझते? 1 2 3 4 हैं, आजकल के बच्चे नहीं जानते। हाँ, हिंदी ही है ये, इसको भी लिखना है और हिंदी भी नहीं, यही हिंदी है। हाँ, आजकल कोई लिखे ना लिखे सोनार लोग लिखते हैं, ठीक है, लिखते हैं ना हम लोग ज्यादा खास करके। तो इनका जो टाइमिंग है दोनों लगभग समान दिवसों का है माना जाता है। ये भी 28 दिन में पूरा पृथ्वी का चक्कर लगाता है और 28 दिन अपने आप भी घूमता है ना। और महीने कितने दिन का होता है? 30 दिन का महीना होता है, और इसलिए जो 28 दिन होता है, 28 दिन चंद्रमा अपनी स्थिति को बदलते रहता है, अपने आकार को बदलते रहता है, और महीनों की संख्या होती है 30 दिन। तो 28 दिन अपना चक्कर पूरा करता है और एक दिन होता है फुल मून अर्थात पूर्णिमा, और एक दिन होता है अमावस्या। इस कारण से 2 दिन बढ़ जाते हैं और हो जाता है 30 दिन का महीना। ठीक है। यदि चंद्रमा पर आप खड़े होकर पृथ्वी को देखें तो पृथ्वी घूमती हुई आप आसानी से देख सकते हो, इतना स्पीड से घूमता है।
ये चीज आप देख सकते हो। अगर आप लोगों को देखना है अभी तो आप लोग देख नहीं पाएंगे क्योंकि आप लोग पृथ्वी के ऊपर खड़े हो, तो महसूस भी नहीं कर पाते क्योंकि पृथ्वी का आकार बहुत ज्यादा है। अगर आप चंद्रमा पे खड़े होकर देखें पृथ्वी कैसे घूम रही, तो जो इमेजेस आते हैं ना पृथ्वी घूमने वाला, वैसे ही घूमता है बहुत तेजी से, और बहुत तेजी से घूमते हैं। इसलिए तो एक दिन में मतलब 24 घंटे में पूरा व्यास अपना कंप्लीट कर लेता है पृथ्वी। कितना स्पीड होगा, लेकिन इतना बड़ा आकार है इसकी वजह से हम लोग इसको नहीं कर पाते। चलिए, तो इस चंद्रमा के बारे में महत्वपूर्ण फैक्ट जो बहुत ज्यादा आपके लिए जरूरी है, मैं चंद्रमा के बारे में पृथ्वी के लोगों के द्वारा, हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा की जाने वाली बहुत सारी रिसर्चों को मैंने लिख दिया है। चंद्रमा में चंद्रमा की स्थिति को तलाशने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने 3 बार चंद्रयान भेजा है। 3 बार भेजा है, चंद्रयान 1, चंद्रयान 2, चंद्रयान 3। ध्यान रखेंगे चंद्र मिशन या चंद्रयान 1 जब भेजा गया था, तो जो चंद्रमा है, चंद्रमा के बीच का हिस्सा है, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। जब चंद्रयान 1 प्रक्षेपित किया गया था अंतरिक्ष यान चंद्रमा पे, तो वो भेजा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। शिक्षक भर्ती में सीधा पूछा गया था ये प्रश्न। अब पेपर, आप लोगों को क्वेश्चन याद नहीं रहते क्योंकि आप लोग पेपर एक बार देने के बाद फेंक देते हो और मॉडल उत्तर ढूंढने के लिए वो मार नहीं मिलता है। ऐसे ऐसे लोग हैं आप लोग, है ना। तो क्वेश्चन को आप रखिए, क्या प्रश्न बनते हैं। वर्ग 2-3 में चंद्रयान को लेकर प्रश्न आया था और यही प्रश्न सीधा सीधा आया था 22 अक्टूबर 2008। 2008 के 2 सन थे, मंथ बदल दिए गए थे। चंद्रयान उत्तरी ध्रुव में प्रक्षेपित किया गया था और यहाँ पर बहुत सारे चीजों का हम लोगों ने इमेज या खनिज संसाधन से लेकर के वहां पर अन्य चीजों की संभावनाएं तलाशी थी। ठीक है, उसके बाद 2008 के बाद हमने एक दूसरा प्रयास किया, और दूसरा प्रयास क्या किया कि हमने क्या भेजा, दूसरा अंतरिक्ष में इसरो की मदद से, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान इसरो की मदद से चंद्रयान 2 भेजा 22 जुलाई 2019। बिल्कुल ध्यान रखेंगे, समय बिल्कुल ध्यान नहीं रखेंगे, डेट ध्यान रखेंगे। जब ये प्रक्षेपित किया गया था तो GSLV, अभी मैं अंतरिक्ष वाला भी बता दूंगा कि PSLV क्या होता है, GSLV क्या होता है, SLV क्या होता है, MLV क्या होता है। मार्क 3 एक वाहन का नाम था, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स इसका नाम होता है ना, जियो सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स। इसके माध्यम से एक रॉकेट होता है ना, यान होता है, इसके माध्यम से इनको सैटेलाइट भेजा गया था जो वहां पे जाएगा अंतरिक्ष के इसरो के माध्यम से, और उस चंद्रमा के स्थान पे उतरेगा और वहां पे कैमरे लगे होंगे और बहुत सारे इमेज और खनिज संपदा के बारे में जानकारी भेजेगा। लेकिन ये जो मिशन था चंद्रयान 2, चंद्रयान 1 हम लोग ऊपर भेजकर सफल हो चुके थे। ये जो अभियान था चंद्रयान 2 हमने साउथ में, दक्षिणी ध्रुव में, चंद्रमा के किस हिस्से में, दक्षिणी ध्रुव में भेजा। लेकिन जैसे ही GSLV का रॉकेट वहां पहुंचता है और ये चंद्रयान 2 वहां निकलता है, वैसे ही ये टूट जाता है और ये हमारे लिए आंशिक सफलता, जैसे रोवर प्रज्ञान सुने थे ना, प्रज्ञान और एक क्या था, हाँ, दक्षिणी ध्रुव में गया था लेकिन सफल नहीं हो पाया था। इसी को लेकर के जहां पे कमी था उसी को लेकर के इस कोरोना काल के बीच में पूरे वैज्ञानिकों ने मिलकर के पूरे कोरोना काल में क्या किया, इस जहां पे असफल हुए थे उसी को लेकर काम किया और इन्होंने फिर से पूरा तैयार करके चंद्रयान 3 भेजा। और आप लोगों को मैं लाइव चंद्रयान 3 यहाँ पे जब हुआ था हम लोग देखे थे यहाँ क्लास टाइम में, इसको भी भेजा था इसरो ने चंद्रयान 3, और ये भेजा गया है 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। और दीवान सर जी आए क्या, चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को भेजा गया था। तो चंद्रयान 3 जब लैंड किया चंद्रमा पर तो कौन से तारीख को लैंड किया,
अगस्त में लैंड किया था, तारीख था 23 अगस्त, और 23 अगस्त को ये 2023 को वहां पे लैंड किया, और इसका वाहन का नाम था LMV M4 व्हीकल्स, मतलब LVM3 ये जो नाम है। और ये पूरे कंटेंट PSC का एक क्वेश्चन था पुट हुए द्वारा, कौन सा वाहन था, कैसे भेजा गया था। हाँ, दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग की गई थी, और ऐसा करने वाला भारत कौन सा देश बना, चंद्रमा पर लैंड कराने वाला भारत चौथा देश बना, है ना। 5:59 या 57 मिनट में ये किया गया था, 23 अगस्त। और दक्षिणी ध्रुव में पहुंचने वाला शायद पहला देश। हाँ, तो वो कंप्लीटली सॉफ्ट लैंडिंग किया गया था, और 23 अगस्त को इसी कारण से हम लोग राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाए हैं, इसी साल से शुरू किया गया है। तो ये इनके बारे में बेसिक जानकारी। तीनों का डेट बिल्कुल याद रखेंगे, प्रक्षेपण डेट और सॉफ्ट लैंडिंग का डेट। ये 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसको पहली बार मनाया गया था, भारत मना रहा है। हो गया, ये है भाई फोटो, दिख रहा होगा सभी लोगों को। इसरो के द्वारा भेजा गया था, भारत का देह LVM3 M4 वाहन का नाम था। ये सब चीजें आप लोग अगर न्यूज़पेपर वगैरह में आता है तो अच्छे से पढ़ लीजिए, पेपर वाला। न्यूज़पेपर को जब पढ़ते हो ना तो बिना किसी दबाव के पढ़ते हो, और उसकी भाषा बहुत सरल होती है। लेकिन जब पुस्तक में वही चीजें आ जाती है छप करके ना, तो आप लोग तनावपूर्ण पढ़ते हो, तो आपको बोझिल लग जाता है। हाँ, ये सभी जाएंगे, उसके बाद ये अलग होगा, ये अलग होगा, उसके बाद यहाँ से ये अलग होगा, इतना ही बचेगा। उसके बाद यहाँ पे वो दिख रहा है ना, यहाँ पे खुलता जाता है एक एक चीजें, और उसके अंदर क्या भरा हुआ है, सैटेलाइट, है ना, उपग्रह है, वो खुलेगा। जो उपग्रह होते हैं वो प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं। ये जो सैटेलाइट है, उपग्रह है, वो कृत्रिम है, लोगों के द्वारा बनाया गया है। ईंधन में अलग अलग चीजें भरी जाती हैं, जैसे लिक्विड, ठीक है, पहले होता था सॉलिड, ठोस प्रणोदक, ये भरा होता था। उसके बाद लिक्विड द्रव प्रणोदक, उसके बाद अब आ गया है, इसीलिए तो इसको कहा जाता है SLV, MLV, GSLV। वो भू तुल्यकारी उपग्रह हैं, इनके अलग अलग गैस होती हैं, और धीरे धीरे ये खुलता जाता है इस प्रकार से। गैसों के प्रेशर से ही ये उड़ता है। अंतरिक्ष वाला टॉपिक भी है ना, उसको भी हम लोग करेंगे, अंतरिक्ष में क्या क्या चीजें, अंतरिक्ष का विकास कैसे हुआ था। इसरो के बारे में ध्यान रखेंगे, 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना हुई थी, कहीं लिख लेंगे, मुझे याद है, इसको बता देता हूं मैं। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, 1969 1969। क्योंकि इस साल ये चीजें हुई हैं, तो शिक्षक भर्ती में अंतरिक्ष का एक टॉपिक है, वो आपके लिए अच्छा काम कर सकता है, ये सब जानकारियां। और मैं इसलिए आप लोगों को इस चीजें बता देता हूँ। चलिए, मैथ्स कर लेंगे। अब इकाई अंक याद करना है, उस टॉपिक को आप लोग पढ़ेंगे। बाकी जिनको मैथ्स नहीं करना है जा सकते हैं, ऑन कर दें। 5 मिनट में मैच शुरू होगा ना।
ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे इकाई अंक निकालना। इकाई अंक कैसे निकालेंगे वो देखेंगे आज। ठीक है, इसमें दो रूल है इकाई अंक निकालने के लिए, इसको लिखेंगे। हाँ, साथ साथ। ठीक है, इसमें रूल है, फर्स्ट रूल है, अगर इकाई में 0, 1, 5, 6 हो तो उसका इकाई अंक हमेशा वही आएगा। 0, 1, 5, 6 है तो उसका इकाई अंक कितना होगा, वही आएगा ना। हाँ, उसके इकाई में, हाँ। हाँ, है सवाल सर। ठीक है, देखिए इसके बाद सेकेंड नंबर रूल है उसी का, अगर इसके इकाई में 2, 3, 4, 7, 8 या 9 आता है तो पहले इसके घात, मतलब इसके इकाई अंक में अगर ये संख्या है तो उसके इकाई में जो भी मतलब ये है और उसके घात लगा है, जितना भी संख्या घात लगा है उसको हम पहले क्या करेंगे, 4 से भाग देंगे। चालू है ना? यहाँ से बंद हुआ है। हो गया, हो गया, तो यहीं से हुआ था। हो गया, हो गया यहीं से। एक बार बंद हो जाती ना वो वाला। हो गई, बंद हो गई थी इस्तेमाल वहां से।
सेकंड वाले को एग्जांपल से समझाएंगे सर। सभी को समझाएंगे एग्जाम्पल से। रूल इसको लिखिए, रूल को पहले। इकाई में 2 3 4 7 8 9 हो तो इसके पहले इसके घात को 4 से भाग देंगे, फिर उसके जो शेष फल जितना आएगा उसे उस संख्या की इकाई में घात लगाएंगे, फिर सॉल्व करेंगे। नहीं, हाँ ठीक। और तीसरा रूल है, अगर शेषफल 0 आता है तो घात में लगाते हैं 0 शेषफल को, तो जो 0 लगाएंगे वही इकाई अंक होगा। हो गया? तो इसी रूल का एक एक डिटेल बताया है इसमें। जैसे फर्स्ट जब बताया था कि इकाई में 1 आता है तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 1 आएगा। उसी को फिर डिटेल से बताया गया है कि अगर इकाई में 1 है मतलब उसका इकाई अंक कितना हो जाएगा, 1। फिर इकाई में अगर 2 है तो उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। अगर इकाई में 2 है, ये उसका भाग दिए घात लगा था, अगर इसमें 4 घात लगा था तो इसको 4 से डिवाइड करते हैं हम लोग ऐसे, तो इसको करेंगे तो ऐसे कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो एक बार 1 आया तो उसका वैल्यू इकाई अंक कितना हो जाएगा, 2 होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे ज्यादा होता 8 होता है, ये इकाई में 8 हो है पावर में, तो उसको 4 से भाग देंगे तो ये 2 होता, तो 2 का 2 बार गुना करते तो इसकी इकाई में कितना आ जाता, 4। तो ऐसे इकाई में क्या क्या आएगा उसमें, अगर इकाई 2 है तो उसका अंक क्या क्या आ सकता है, इसमें 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है और 8 आ सकता है। ये समझ आया? ठीक वैसे 3 है, अगर इकाई में 3 है तो क्या क्या इकाई अंक आ सकता है, वो 3 9 7 और 1 उसका इकाई अंक आ सकता है। सेम ऐसी है जैसे इसमें ये 3 इकाई अंक है। ठीक है, अगर इसका पावर कितना है, 12 लिख दें इसके पावर में ऐसे। ठीक है, 3 की पावर 12 है तो हमको क्या करते हैं, घात को पहले 4 से भाग देते हैं। ठीक है, 4 से भाग दिए तो 4 तिया 12, तो क्या हो जाएगा, ये 3 की घात 3 ऐसे हुआ। मतलब क्या हुआ, 3 को 3 बार गुना करना है ऐसे, 3 तिरिक 9 और 9 तिया 27, तो इसका आंसर कितना आया, 27 आया। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 7। तो यही बताया गया है कि उसमें अगर उसका इकाई में अब निकाले, हम 3 निकाले हैं तो उसका आंसर इकाई अंक कितना आ सकता है, 7। जैसे बताया है उसमें 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 7 आ सकता है और 1 आ सकता है, ऐसे समझ आया ये? ठीक उसी प्रकार है 4 का इकाई अंक, अगर इकाई में 4 आ रहा है तो क्या क्या आ सकता है, एक तो 4 आएगा और एक 6 आएगा। अब 6 आएगा तो क्या घात के लिए कौन से, अगर उसमें घात में सम संख्या है, जैसे कि सम संख्या क्या है, 2 4 6 ऐसे आ रहा है, उसमें घात में सम संख्या आ रहा है, तो सम संख्या जो घात है तो उसमें इकाई अंक क्या लेना है, 6 लेना है। और विषम संख्या आ रहा है तो उसके घात में, तो उसको इकाई उसमें 4 क्या लेना है, उसको इकाई अंक क्या आ जाएगा, उसमें 4 लेना है उसमें इकाई अंक के लिए। समझ आया ये चौथा वाला, 4 का इकाई अंक वाला सम विषम? हाँ क्वेश्चन देखोगे तो समझ आएगा, पहले तो एक बार कॉपी में नोट कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन बनाएंगे तो समझ आ जाएगा वो।
5 इकाई में है तो उसका 5 ही आएगा। पहले देखे थे 0, 5, 6, ठीक है, उसका वही आएगा, तो वही है। 5 का इकाई अंक 5 आ जाएगा। इस पर 9 तक लिखा है, पूरा इकाई अंक कितना कितना आएगा वो 6 है, तो 6 का भी 6 आएगा। 7 7 इकाई में अगर 7 है तो उसका इकाई अंक क्या क्या आ सकता है? इकाई में 7 है तो उसका इकाई अंक क्या क्या आ सकता है? एक तो 7 आ सकता है, 9 आ सकता है, 3 आ सकता है और 1 आ सकता है। कैसे आ सकते हैं इसको बताएं। ऐसे पावर में आता है ना, तो ये सब आ सकता है, ठीक है। इसके बाद 8 है, 8 के इकाई अंक में क्या क्या आ सकता है वो भी देख ले। अगर 8 इकाई में है तो उसमें क्या क्या संख्या आ सकता है? एक तो 8 आ सकता है, 4, 2 और 6, ये इकाई में आ सकता, इकाई अंक आ सकता है। इसके बाद 9 में है, 9 का इकाई अंक तो सेम 4 में था वैसी वाला ये भी है। अगर घात सम रहेगा तो 1 आएगा, अगर घात विषम रहा है तो इसमें 9 आएगा। इसके नीचे लिखा होगा 9, छूट गया है वो। इसके बाद चलो एग्जाम्पल है, इसको देखते जाते हैं कैसे कैसे सॉल्व करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 420 की घात में कितना है 52, 52 का इकाई अंक क्या आएगा? 420 की घात में है 52, तो इसका इकाई अंक क्या होगा? तो सबसे पहले हमको क्या देखना है, इकाई में कौन सी संख्या है। सबसे पहले देखना है इकाई में कौन सी संख्या है। तो इसमें इकाई में कौन सी संख्या है? 0, 0 है, तो इसका इकाई अंक सीधा अपना पता चल जाएगा, क्या आएगा इकाई अंक? 0 ही आएगा। क्वेश्चन लिखेंगे उसके नीचे उसके आंसर लिखते जाएंगे कि इसका आंसर ये 0, इकाई अंक 0 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको लिखेंगे 3771 की पावर में है 421 का इकाई अंक बताना है कि क्या आएगा इसमें। सेकेंड नंबर में क्या आ जाएगा इकाई अंक? 1। क्यों आएगा 1? क्योंकि इकाई में 1 है। हो गया। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है 5255 की घात में 242 का इकाई अंक बताना है। तो सबसे पहले क्या देखना है इसमें? इकाई, इकाई अंक क्या है वो देखना है पहले। 5, इकाई में क्या है इसमें? 5 है, तो जिसके इकाई में 5 होता है उसका इकाई अंक क्या आएगा? 5 है मतलब 5 ही आएगा। हाँ वही करोगे तो भी वही चाहेगा, इसलिए वो ट्रिक अपने नियम पहले बता दिए हैं कि जो भी जैसे 1 है, 0 है, 5 है और 6 है, बस उसको देख के ही बता सकते हैं कि इसके इकाई अंक क्या आएगा। इसके बाद चौथा नंबर देखिए 4, 2, 2, 6, 4, 6 के पावर में कितना है?
2176 का इकाई अंक। बना सकते हैं बनाने के लिए, लेकिन आंसर उतना ही आएगा। इकाई अंक देख के अपने को बता देना है कि इसका आंसर ये होगा 6। इसके बाद 5वां नंबर क्वेश्चन से हमको बनाना है। पांचवा नंबर क्वेश्चन क्या है? 2467 की पावर में कितना है? 153 का इकाई अंक बताना है कि क्या आएगा इकाई अंक। तो सबसे पहले देखिए कि इकाई अंक 7 में है, तो 7 वाले में इकाई अंक क्या क्या आ सकता है, बताया था उस ऊपर पहले मैं। 7 के लिए इकाई अंक क्या क्या आ सकता है? 7 9 3 1 ये इकाई अंक आ सकता है। 7 9 3 1 इकाई अंक आ सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे इसके लिए? चलिए इसको सॉल्व करके मैं बता रहा हूं। यहाँ पर देखते हैं 2476 की पावर में कितना है? 153। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना है? इसमें इकाई देखना है। इकाई क्या है? 7। ठीक है, 7 है और उसके पावर में इतना है, मतलब 7 है, मतलब हम इकाई डायरेक्ट नहीं बता सकते, तो इसको निकालेंगे। सीधा लिख देंगे पहले इसको, 7 की पावर में 153। ठीक है, अब क्या करना है? जो घात रहता है उसको 4 से भाग देना है, डिवाइड करना है। तो भाग करके देख सकते हैं, 153 को 4 से भाग देना है। कितने बार में जाएगा ये? 3 बार में। पहले 4 तिया 12, कितना से बचेगा यहाँ पे? 5 में 12 में 15 में 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 3। फिर 3 को नीचे ला लेंगे, कितना हो जाएगा ये? 33 हो गया। फिर 4 के लिए कितना बार में जाएगा ये? 4 अट्ठे 32, माइनस करेंगे कितना बच जाएगा? शेषफल 1। ठीक है, अब जो शेषफल बचा है उसी को इसके पावर में लगाना है। जो भी शेषफल बचेगा उसी को इसको पावर में लगाएंगे। ये शेषफल आया। ठीक है, तो इसको 7 की पावर में 1 लगाएंगे। जितना भी शेषफल बचेगा उसी को उसके पावर में लगाएंगे, और जितना पावर में रहेगा उसको उतना बार मल्टीप्लाई कर देंगे। इसमें 1 है तो एक बार ही लिखेंगे, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा? 7। हो गया ये। इसको लिखेंगे, कैसे सॉल्व करना उसको अच्छे से लिखेंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 को बनाएंगे। और नौ आएगा ना? नौ आएगा आंसर। हो गया 7 नंबर। 6 नंबर कमेंट
आंसर 9 आएगा इसका। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन बनाएंगे। 782 की घात में 80 है का इकाई अंक निकालना है। सेम क्वेश्चन है, सभी वैसी बनते जाएगा। सबसे पहले इसमें इकाई देखेंगे, क्या है इकाई। इसके इकाई में कौन सी संख्या है, 2, और उसके पावर में कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, फिर क्या करेंगे, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे। और जो शेषफल बचेगा उसी को उसके इकाई अंक वाले संख्या में पावर लगाएंगे। दो आएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आया। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बना रहे हैं हम लोग। सात सौ बयासी के पावर में कितना है, 80। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे इसमें इकाई में क्या है। इकाई में क्या है, 2 है, तो इसको लिखेंगे 2 की पावर सीधा 80 लिखेंगे ऐसे। ठीक है, अब क्या करेंगे, 80 को 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, सीधा ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। ठीक है, मतलब शेषफल कितना आया इसमें, कुछ नहीं है, मतलब 0 आया, शेषफल 0 आया है। तो क्या लिखेंगे, 2 की पावर 0। फिर रूल नंबर लिखाया था 3 में, रूल नंबर 3 लिखा था, किसी की पावर अगर 0 आता है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा, वही संख्या, जो संख्या लिखा है अंक वही अंक आता है, पावर 0 रहेगा तो 2 का 2। लेकिन कई जगह हम लोग गणित में अलग, अगर इकाई अंक निकालना है तो इसमें 2 का 2 होता है, लेकिन गणित में अगर दूसरे जगह आता है ऐसा, किसी की पावर में अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू होता है 1। पढ़े हैं पहले, किसी की पावर में अगर 0 आता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, लेकिन अगर उसमें इकाई अंक निकालने वाला है तो उसमें 0 आता है पावर में, तो उसका वैल्यू कितना होता है, वही संख्या होता है जो इकाई में होता है वो। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, यहाँ पे अगर इकाई अंक निकाल रहे हैं तो वही वही वैल्यू होगा। अगर 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 दूसरा गणित बना रहे हैं, दूसरा सॉल्व, उसमें उसका वैल्यू 1 हो जाता है। इसको याद रखेंगे ध्यान से। फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 बनाएंगे। 777 के पावर में 777 है, इसका इकाई अंक निकालना है ना।
लॉक कर यहाँ पे। ठीक है, 8 का 7 आएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। हाँ 7, 8 9 नंबर बनाएंगे। फिर इसमें इकाई 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 लेंगे और तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है 85,624 गुना 2468 गुणित 1236 है। इसमें सभी का पहले इकाई अंक क्या क्या है वो लिखेंगे, फिर तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जो रहे इकाई में रहेगा वही उसका इकाई अंक होगा। हम्म देखिए इसकी इकाई में क्या है, 4 है, इसकी इकाई में 8 है और इसकी इकाई में 6 है। तो हम तो क्या करना है, इकाई इकाई संख्या को ले लेना है। 4 ले लेना है, 8 ले लेना है और 6 ले लेना है। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 चौक कितना हो जाएगा, 32। 32 गुणित 6। तो अपने को लंबा चौड़ा गुना नहीं करना है, सिर्फ इसका भी इकाई ले लेना है। इसका इकाई क्या हो जाएगा, 2। तो 6 दूनी 12, 12 आया आंसर। तो 12 का इकाई अंक क्या हो जाएगा, 2। तो अपने को सिर्फ इकाई अंक बस देखना है ना, सेकेंड नंबर दहाई नहीं देखना है इसमें। सिर्फ इकाई अंक क्या आएगा उसको निकालेंगे, तो सिर्फ इकाई अंक 2 आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 बनाएंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसका अलग अलग निकाल लेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको दोनों को माइनस कर देना है। और इसका मैं ट्रिक भी बताया था, ऊपर फार्मूला बताया था, उसकी में है सम संख्या है घात में दोनों में। तो सम सम में क्या आएगा वो बताया था मैं। सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं, इसको निकालने की जरूरत नहीं है। चलो 10 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 इसमें है 9 की घात 84 है और इधर है
4 की घात 16। तो सबसे पहले कि देखेंगे इसमें 9 की घात में 84 है, तो ये 84 सम संख्या है कि विषम संख्या? सम संख्या है। तो 9 की घात में अगर सम संख्या हो तो उसका वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो 9 की घात में अगर सम संख्या है तो उसको 1 लिखते हैं, और 4 की घात में सम संख्या है उसको लिखते हैं 4 की घात में अगर सम संख्या है तो वो होता है 6 होता है। ठीक है, तो सीधा 6 में 1 माइनस कर दो तो इसका आंसर आ जाएगा 5। सीधा डायरेक्ट बना सकते हैं ऐसे। या फिर से क्या करोगे आप, इसको फिर से 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, पूरा पूरा चला गया, शेषफल कुछ नहीं बचा। तो शेषफल नहीं बचा है मतलब 9 की पावर 0। तो 9 की पावर 0 मतलब ये हो जाएगा 9। ठीक है, फिर इसके 4 को निकाले तो इसको भी 4 चौक 16। तो इसमें भी 4 की पावर कितना आ जाएगा? 0। तो इसमें 4 की पावर 0 मतलब 4, और 9 में 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5। ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसलिए डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया 10 नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 11 बनाएंगे। 11 0। ठीक है, बनाएंगे फिर देखते हैं। हाँ, 11 का आंसर 0 आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इसका आंसर 0 आएगा। इसमें सबसे पहले इकाई इकाई में क्या है वो लिखेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो 11 नंबर देखते हैं बना के। सबसे पहले इसको लिखेंगे 24 64 की पावर 17 93। 24 64 की पावर है 17 93। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे 4 है, 4 की पावर में 17 93, 17 93 मतलब ये विषम संख्या है। विषम संख्या है तो 4 की पावर में अगर विषम संख्या होता है तो उसका वैल्यू कितना आता है? 4 की पावर में अगर विषम संख्या है तो उसका वैल्यू वही आता है, 4 ही आता है। सम संख्या रहता तो वो 6 होता। ठीक है, फिर दूसरा देखिए 615 मल्टीप्लाई में है 615 की पावर में कितना है? 315। तो इसका इकाई अंक देखेंगे, इसके इकाई में क्या है? 5 है, और हमको पता है किसी की इकाई में 5 होता है तो उसका इकाई अंक क्या आता है? 5 ही आता है। उसके पावर में कितना भी संख्या हो लेकिन उसका इकाई कितना आएगा? 5 ही आएगा। फिर कितना है? 615 हो गया ना। उसके बाद कितना लिखा है ये? 131। 131 की पावर में कितना है? 491। ठीक है, 491। तो सीधा इसका भी इकाई अंक देख सकते हैं। इकाई में क्या है? 1 है, और 1 की पावर कितने भी संख्या हो लेकिन उसका इकाई अंक कितना आएगा? 1 ही आएगा। 4 और इसका 5 हुआ और इसका 1 हो गया। ठीक है, अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 पंचे 20, और 20 के गुना 1 से करेंगे। अब इसके इकाई में क्या है? 0 है, और ये 1 को अगर 0 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा?
0, तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा 0। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन नंबर बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, ये है 2017 के पावर में 2018 है, इसमें इकाई अंक निकालना है 9। हाँ 9 आएगा। क्वेश्चन नंबर 12 बनाएंगे। हाँ, 3 क्वेश्चन है इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर कितना आ जाएगा 9। हो गया, आ गया सभी का। फिर आगे क्वेश्चन बनाएंगे, तो 3 क्वेश्चन और है, इसको बनाएंगे। इसमें है दो, क्वेश्चन नंबर 13 है, जिसमें है 2013 के पावर में 2019 है। सेम है, वैसी निकालेंगे। इसका इकाई अंक क्या है होगा वो क्वेश्चन बताना था इसमें से। क्वेश्चन नंबर 13 बना। कितना आएगा आंसर 13 का? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर 7 आएगा। आया आपका?
आगे 14 नंबर बनाओ। हम्म, 14 का, 14 का, 14 का भी 7 आएगा। तो अब 2 क्वेश्चन, 2-3 क्वेश्चन और दे देता हूँ। दो क्वेश्चन और दे रहा हूँ, बुक से दे रहा हूँ, इसमें से, इसमें लिखा है आंसर में। 14 का भी 7, ठीक है, 14 का भी 7 आएगा। 15 नंबर बनाइए इसके बाद। ये प्लस में है, इसका माइनस वाला दे देता हूँ। एक 16 नंबर क्वेश्चन लिखिए। 6 की पावर में 256 है, माइनस 4 की पावर में 256 है। इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 बनाएंगे। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन लिखा हूँ, उसको सॉल्व करेंगे। और एक और है, क्या है ये? 7 घात 95 h2 माइनस 16। एक क्वेश्चन नंबर 17 में है, यदि n इक्वल टू 95 माइनस 3 की पावर में भी 58, यदि n इक्वल टू 7 पावर 95 और 3 की पावर 98 है, तो n का मान निकालना है। n का वैल्यू कितना होगा वो बताए कोई। ठीक है, 15 का 0 होगा। 16 का आंसर आया किसी का? 16 का कितना है?
17 का भी 2 है। कितना है आपका? 0 है तो दूसरा भी है। चार 2 8 1 4 दिया 12 3 343 हो जाएगा। 4 4 16 2 9 3 में 9 कितना है? कितना है? इसमें 4 आएगा आंसर। ठीक, मैं बता रहा हूँ। 16 का आंसर कितना है? 2। माइनस पहले करने में उसमें इकाई नहीं देखनी, माइनस करने के बाद देखनी। गुना करने वाले में पहले देखते थे, लेकिन इसमें माइनस करने के बाद देखेंगे और प्लस करने के बाद देखेंगे। प्लस वाला होगा तो प्लस वाला बनाए उसके पहले। मैं बता रहा हूँ। देखो 16 नंबर देखते हैं पहले। ठीक है, इसमें क्या है? 6 की पावर कितना है? 256 है। 6 की पावर 256। ठीक है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा? 6 वाला फार्मूला फर्स्ट वाला पता है, जिसके इकाई में 6 हो तो उसका इकाई अंक कितना आता है? 6 ही आएगा। 6 का 6 ही आएगा। और उसके बाद 4 है, -4 की पावर 256। ठीक है, अब इसको करेंगे तो 4 है, इसमें सम संख्या है। सम संख्या है ये। हाँ, तो सम के लिए क्या है? सम के लिए 4 होगा। सम के लिए 4 है कि 6 है? देखो एक बार कंफर्म करो। सम के लिए 6 होगा। सम के लिए 6 होगा ये। तो 6 में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर 0 होगा। समझ आया ना ये? भाग करोगे तो भी यही आएगा। करके देखिए। ठीक है, इसको 4 से भाग देते हैं। 4 छके 24, एक बचा, 4 चौक 16। तो इसमें 4 की पावर 0 आ रहा है। 4 की पावर 0 मतलब 4 ही लेंगे वैसे में, तो अलग आ रहा है फिर वैसे में ना। अलग अलग कैसे? एक आना चाहिए फिर इसमें तो। क्या लेंगे फिर आंसर इसमें? तो ऐसे में आंसर 2 आ जाएगा अगर इसको काटते हैं तो।
तो देखना पड़ेगा फिर से, लेकिन एक ही आना चाहिए दोनों में तो आंसर, इकाई और इसमें। ठीक है, इसको देखते हैं एक बार। इसका आंसर कितना है? 0। चलो इसको देखते हैं 7 नंबर, सब 17 नंबर क्वेश्चन है। रुक जाता है। ठीक है, 17 नंबर देखते हैं। सात की घात 95 है माइनस 3 की घात 58 है। ठीक है, इसको पहले क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। 95 को 4 से डिवाइड करते हैं, कितना आ जाएगा शेषफल इसका? 4 दूनी 8, 1 4 के 12, 3 शेषफल आ जाएगा। तो 7 की पावर 3 लिखेंगे। फिर इसका पावर कितना आ जाएगा, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 चौक 16, 2। ठीक है, अब 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? 7 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आता है ये? 343 माइनस इसको 3 को 2 बार गुना करेंगे तो 9। ठीक है, अब 343 में 9 पहले माइनस करेंगे इसमें, तो 343 में 9 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा ये? 334। तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा ये? 4। ठीक है, तो यहां तक करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे देखेंगे श्रृंखला का योगफल, गुणनफल वाला योगफल वालेंगे।